हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। जीवन कौशल, मानवीय संवेदना, देश प्रेम, लगन, कर्तव्य पालन जैसे कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, मानवता, देशभक्ति व साहस जैसे भावों को जागृत करना। दिसंबर का महीना, जिस पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहां ब्राउन रहता था, वह रहता था समुद्र किनारे के उस हिस्से में जहां कोहरा, फोहरा और हिमपात न चैन लेता था और न चैन लेने देता था। ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की तह से लगी हुई सिगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर आग ताप रहा था। सांझ हो चुकी थी यानी शाम हो चुकी थी। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी यानी सबमरीन का नायक रह चुका था। नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर अब पेंशन पा रहा था। ढलती आयु का था परंतु स्वस्थ था। वह उस समय अपने और अपने साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से सुना रहा था। बच्चे तल्लीन थे, मग्न थे। उसकी माँ झपकी ले रही थी। पत्नी की भी ठंड छूट चुकी थी, परंतु वह गृहस्थी की किसी समस्या में उलझी हुई थी। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ब्राउन की पत्नी बाहर गई और एक टेलीग्राम लेकर आ गई। ब्राउन ने जल्दी से टेलीग्राम खोलकर पढ़ा और स्तब्ध रह गया, यानी कि वो चौंक गया। माँ भी जाग गई थी। किसका टेलीग्राम है, क्या है इसमें, माँ ने पूछा। पत्नी की उत्सुकता दृष्टि में भी प्रश्न था। बच्चे हैरान थे। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। सन 1918 की बात है। उस समय चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधानामात्य फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। अमेरिका अंग्रेजों के साथ था, परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की के एक ड्रेडनॉट भारी भरकम फौजी जहाजें भी ने जो उपद्रव मचा रखा था, उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। न अमेरिका कुछ कर पा रहा था और न इंग्लैंड। युद्ध ने भयानक रूप का धारण कर रखा था। ब्राउन समाचार पत्र में पढ़ता रहता था। चर्चिल ने क्यों बुलवाया, उसे आश्चर्य था। पत्नी ने कहा, चर्चिल अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे, शायद जहाज या नाव बनवाने का कार्य या उनकी देखभाल। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम लेने दे। देखूं चर्चिल ने क्यों बुलाया, ना मालूम क्या बात है, जाने पर ही पता चलेगा। धीमे स्वर में ब्राउन ने कहा, हमें कहानी सुनाओ, कहानी अभी अधूरी है, एक बच्चे ने आग्रह किया। ब्राउन कहानी कहने लगा। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह चर्चिल के कार्यालय पहुंचा, चर्चिल ने उसे तुरंत बुलवा लिया। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जल सेना के प्रधान चर्चिल की चिंता मग्न मुख रेखाओं में मुस्कान उभर आई। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में खड़ा उत्पात मचा रहा है। तुम ही इस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है। तैयार हो जाओ। जो आ गया, ब्राउन के मुंह से निकला। मैं जानता था पेंशन ले लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह न मोड़ोगे। मुझे भरोसा था। तुम्हें एक सबमरीन दिखलाता हूँ, उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें इन साथियों के चुनाव का अधिकार रहेगा। इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक रहेंगे। ब्राउन ने हामी भरी। चर्चिल उसे सबमरीन दिखलाने के लिए ले गया, जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट का विध्वंस करना था जो भूमध्य सागर में उपद्रव के बवंडर उठा रहा था। सबमरीन यानी जलमग्न नौका जहाजी कारखाने के बाड़े में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी। यह सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी और इसको नीलाम किया जाना था। इसका लोहा, लंगर, कबाड़, काठ कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकलती हुई ढिबरी कीले कबाड़ी के काम तो हो सकते थे, परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनॉट के पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना तो इसकी जन्मपत्री में लिखा मालूम ही नहीं होता था। नीलामी के लिए पड़ी हुई नाममात्र की इस सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। केवल यही एक सबमरीन हमारे पास है, चर्चिल ने कहा। यह तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने निराशा से कहा। ब्राउन के मुंह से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी। वह अपने सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल को अपनी सहायता के लिए पुकार रही है। ब्राउन को फुरेरू पर फुरेरू आई। धीमे दृढ़ स्वर में बोला, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी नौके से तुर्की ड्रेडनॉट का विध्वंस किया जाएगा। चर्चिल हर्षमग्न हो गया। बोला, इन नौकों का की जितनी
और जैसी मरम्मत हो सकती है तुरंत करवाता हूँ। ब्राउन घर चला आया। बच्चों ने कहा, दादा कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ जरूर। और ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ दिन बाद चर्चिल का टेलीग्राम आया, 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन कूच करना है, साथियों का चुनाव करके पहले कर लो। माँ और पत्नी घबरा गई। यह तो बहुत मनहूस दिन है, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, पूरा अपशगुन। कोई और तारीख रखवा लो। बच्चे कह रहे थे, दादा आप जा रहे हैं, हमें कहानी कौन सुनाएगा। ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव है, जल समाधि ही भाग्य में बदा है। बड़ी मुश्किल से अपने को संयत करके संभाल के इतना ही कह पाया, मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का सुमिरन करो। मनहूस तारीख और दिन कुछ नहीं कर सकते, और वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर जल्दी से चला गया। 13 तारीख और शुक्रवार के दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनहूसियत की छाप को पोंछ डाला। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाज बेड़ा था। वहां तक ब्राउन सबमरीन बिना किसी संकट के पहुंच गई। तुर्की के दर्रा यानी दानियल के पीछे वाले समुद्र से तुर्की का सब ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद जा छिपता था। वहां ब्राउन को पहुंचना था। अपने मित्र जहाजी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दर्रा यानी दानियाल की ओर बढ़ा। कुछ दूर तक वह समुद्र के ऊपर गया। जब देखा कि परिस्थिति निरापद नहीं है, तब नौका पानी के नीचे कर ली और एक दिन वह दर्रा यानी दानियल के मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ समुद्र कम गहरा था। बीच में जलमग्न पहाड़ियां थीं, जिनकी चोटियों पर पानी 25-50 फीट तक गहराई का ही था। उनकी गहराई में होकर गए कि सबमरीन पकड़ी गई। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तली तली पर चक्कर काटता हुआ दर्रा यानी दानियाल के ठीक मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ सुरंगों के तारों का जाल फैला हुआ था और सबमरीन के ऊपरी डिबरियों के कसे लोहे के लंबे लंबे कील लगे हुए थे। एक तार में भी सबमरीन फंसी की सुरंग फटी और सबमरीन तथा उसमें बैठे चालकों को टुकड़े टुकड़े उड़े। सबमरीन अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी, मानो फूंक फूंक कर कदम रख रही हो। फिर भी एक कील सुरंग के किसी तार से जा उलझी। सबमरीन का एक क्षण के भीतर जहां की तहां रोक ली गई। सुरंग के तार से कील को सुलझाकर सबमरीन कछुए की गति से धीरे धीरे आगे बढ़ी। नौका दर्रा यानी दानियाल के भीतर घुसी। दर्रा संकरा है, उसके पीछे विस्तृत समुद्र। नौका ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई। ब्राउन और उसके साथी आनंद मग्न थे। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है। कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल निकट ही है, उसी के बाद बंदरगाह में कहीं होगा। पता लगाओ, मातृभूमि की जय। उन सभी ने उत्साह के साथ जय जयकार किया। जिस इंजीनियर के हाथ में दूरबीन थी उसे पता लगाकर बताया, यहाँ से मील सवा मील की दूरी पर ही है। ब्राउन ने भी देखा, तुर्की का वह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थित था। झंडा लहरा रहा था, परंतु उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर दिखलाई पड़ रही थी। ब्राउन ने अपनी सबमरीन का मोर्चा ठीक किया, टारपीडो जल पर चलाया जाने वाला विस्फोटक गोला संभाला और आदेश दिया, दागो। सबमरीन समुद्र की सतह पर आई। इंजीनियर ने उसके सिर पर टारपीडो गोला छोड़ा, भीतर बिजली का बटन दबा और टारपीडो तीव्र गति के उस ड्रेडनॉट की सीध में छूटा। यह सब थोड़े से सेकंडों में ही हो गया। जब सबमरीन सतह पर आई, ड्रेडनॉट के दूरबीन वाले ने उसे देख लिया और परख लिया था कि सबमरीन किसी शत्रु की है। ड्रेडनॉट की तोप ने एक गोला छोड़ा, परंतु ब्राउन की सबमरीन अपना टारपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुकी थी। ड्रेडनॉट की तोप पर वार खाली गया। उधर ब्राउन का टारपीडो ड्रेडनॉट की छाती पर जा पड़ा। भयानक विस्फोट हुआ, बड़े जोर की धाएं और बहुत धुआं तथा आग की लपटें। फिर कई धमाके हुए। फिर कुछ मिनट बाद ब्राउन ने अपनी सबमरीन में से दूरबीन द्वारा देखा कि तुर्की के उस ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं बचा था। ब्राउन और उसके साथियों ने हर्षमग्न होकर अपना राष्ट्रगीत गाया। जब सब ड्रेडनॉट को नष्ट करने के प्रयास में यदि मारे जाते तो कुछ चिंता न थी, परंतु अब उन सभी को अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से भागने की चिंता हुई। ब्राउन ने सहायक नायक ने कहा, यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए। ब्राउन ने दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया, कदापि नहीं, यहीं पड़े रहो। तुर्की का बेड़ा हमारी खोज इधर उधर सब जगह करेगा, केवल यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि हम बचने के लिए तुरंत भाग निकले होंगे।
उनके साथी मान गए। सबमरीन वहां जलमग्न पड़ी थी। संसार भर के समाचार पत्रों में छपा कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया है और उसके साथ ही ब्राउन की सबमरीन भी समाप्त हो गई है। ब्राउन के घर में कोहराम मच गया। पूरा देश ब्राउन और उनके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगा। उसकी माँ और पत्नी के आंसुओं के ऊपर बार बार यह वाक्य तैरने लगता था, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बहुत मनहूस होते हैं। कई घंटे वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी से धीरे धीरे खिसकाई और एक दिन वह अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अंग्रेजी अमेरिकी बेड़े के सामने समुद्र तल के ऊपर बलबलाती सबमरीन लिए जा पहुंचा। बेड़े के सामने समुद्र तल के ऊपर बलबलाती हर्ष के अनेक घोषों द्वारा उन सबका स्वागत किया गया। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। घर पहुंचना तो सारा वातावरण आनंद से खिलखिलाता पाया। अब सुनाऊंगा तुम्हें कहानी। ब्राउन ने बच्चों को बार बार हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसकी माँ बोली, इन्हें यह जरूर समझाना है कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या परमात्मा का रचा कोई भी दिन पराक्रमी के लिए मनहूस नहीं होता। इसे लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। बच्चों, अब आते हैं जीवन परिचय पर। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 को मऊरानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद था। वे प्रसिद्ध इतिहासकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार थे। उन्होंने मुख्यतः नाटक, कहानी, निबंध व उपन्यास विधाओं में सृजन किया। इनके कुछ उपन्यास अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, राखी की लाज, अमरबेला आदि है और नाटक हंस मयूर, बांस की फांस, पीले हाथ, केवट, नीलकंठ, मंगलसूत्र, बीरबल, अमरबेल आदि हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी का निधन 23 फरवरी 1969 में हुआ था। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।